नमस्कार, मैं गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार उपलब्ध है, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जी दर्शकों, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु अध्यापकों का सशक्तिकरण विद्यालय के विशेष संदर्भ में करेंगे। जी तो डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बाल अधिकारों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दें। धन्यवाद गिरीश जी। बाल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने से पहले अब मैं इस बात पे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि बाल अधिकारों की जानकारी और उनके प्रति जागरूकता आवश्यक क्यों है। आज इतने समय बीत चुके, 1947 के बाद 70-71 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ बच्चों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खबरें जो अभी बहुत चर्चा में रही हैं और मीडिया में चल रही थी, उनमें एक खबर जो है वो है कि 7 साल का जो बच्चा है प्रद्युम्न, वो उसकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली के विद्यालय में। दूसरी जो खबर है, एक 10 साल की बच्ची जो है उसके साथ व्यभिचार किया जाता है और वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। तीसरी खबर जो है वो है कि स्कूल में मासूम से घिनौनी हरकत की गई। और इस प्रकार की खबरों से आए दिन हमारे न्यूज़पेपर भरे होते हैं। बच्चों के प्रति एक्सप्लॉइटेशन के, बाल श्रम के, उनके सेक्सुअल एब्यूज़ के, उनके ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मामले हमारे पास हर रोज़ हमें न्यूज़ में, मीडिया में, न्यूज़ अखबारों में हर जगह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कई बार ये लगता है कि हम बाल अधिकारों के संरक्षण में कहाँ हैं, हमारा स्थान कहाँ है। और इसी वजह से बाल अधिकारों की आवश्यकता है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, इसके प्रति बच्चों को भी जागरूक किया जाए, माता पिता को भी जागरूक किया जाए और शिक्षकों को भी जागरूक किया जाए। और इसलिए आज का ये चर्चा का विषय चुना गया है। जहाँ तक बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बाल अधिकारों पे जाने से पहले कुछ फैक्ट एंड फिगर से देखें एक बार कि भारत में जो है संपूर्ण विश्व की बाल जनसंख्या का, मतलब 4 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं संपूर्ण विश्व में, उसका 20% भारत में है। कहने का मतलब कि दुनिया में 4 वर्ष से कम का जो हर 5वां बच्चा है वो भारतीय है, वो भारत का है। ये यूनिसेफ 2007 की रिपोर्ट कह रही है। एक और जो फैक्ट है कि भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, झारखंड एवं बिहार के 5 वर्ष से कम आयु के आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो अंडरवेट हैं, औसत से कम वजन के हैं। इसके अलावा भारत के जो लगभग 70% बच्चे हैं 6 माह से 5 वर्ष के बीच, वो सारे के सारे रक्ताल्पता के शिकार हैं। 70% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 40% बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में जहाँ तक बालक के अधिकारों की बात हम कर रहे थे, तो ये जो तथ्य हमारे सामने आए, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, कई फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बाल अधिकारों के प्रति अगर जागरूकता हो तो इन चीज़ों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो बाल अधिकारों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहला जो बाल अधिकारों पे विश्व का ध्यान गया और जो पहली घोषणा हुई, वो बाल अधिकारों के संरक्षण पर जेनेवा घोषणा पत्र आया। जेनेवा में घोषणा पत्र आया। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आया था, उस वक्त वो लीग ऑफ नेशंस के रूप में काम कर रहा था। तो संभवतः ये घोषणा पत्र 1929 ईस्वी में आया था। 1929 में नहीं, 1924 में, 1924 में। तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जेनेवा घोषणा पत्र 1924 जो आया बाल अधिकारों के संबंध में, जी, उसमें क्या मुख्य बातें बताई गई? जी बिल्कुल बिल्कुल गिरीश जी। जेनेवा घोषणा पत्र जो है वो 26 सितंबर 1924 को लीग ऑफ नेशंस के द्वारा स्वीकार किया गया, जिसकी कुछ मुख्य बातें हैं। वो ये हैं कि बालक के सामान्य विकास के लिए सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। भूखे बालक को भोजन, बीमार बालक को सेवा, पिछड़े बालक को सहायता, आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालकों को सुधार के अवसर एवं अनाथ एवं परित्यक्त बालकों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तीसरी जो बात कही गई, वो कही गई कि संकट काल में कभी भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, माइग्रेशन की, जैसे अभी आप रोहिंग्या मुसलमानों की बात सुन रहे हैं, ये एक संकट का क्षण है उनके लिए,
तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बाल अधिकारों के संरक्षण पर जिनेवा घोषणा पत्र है, ये कहता है कि संकट काल में सबसे पहले बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, तो किसी भी प्रकार के ऐसे संकट काल में बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये जिनेवा घोषणा पत्र का थीम है एक। इसके अलावा जिनेवा घोषणा पत्र ने ये भी वर्णन है कि बच्चे को इस स्थिति में रखा जाना चाहिए ताकि वह बड़ा होकर अपने लिए आजीविका का प्रबंध कर सके एवं उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाया जाना चाहिए। बच्चे को सावधानीपूर्वक इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उसकी मेधा मानव की सहायता को समर्पित हो। ये कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें थी जो लीग ऑफ नेशंस ने अपने बाल अधिकारों के प्रति जिनेवा घोषणा पत्र जो दिया था, कहिए कि जिनेवा घोषणा पत्र के माध्यम से वो इन मुख्य बातों को सामने ले आया। जी, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र था बाल अधिकारों के लिए। जहाँ तक हमने सुना है कि बाल अधिकारों के संबंध में यूएनसीआरसी की भी बातचीत की जाती है। जी। तो ये यूएनसीआरसी क्या है और बाल अधिकारों के संदर्भ में ये क्या कहता है? जी। इस संदर्भ में भी आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। यूएनसीआरसी से जाने से पहले मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा मैं। जरूर। कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में की, उसके अनुच्छेद 26(2) में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए। उसमें बड़े अच्छे से वो बताते हैं कि बच्चों की शिक्षा जो है वो अपने अन्य लक्ष्यों के साथ साथ इस प्रकार निर्देशित होना चाहिए ताकि वह मौलिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों के आदर को सुदृढ़ कर सके। मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसके अनुच्छेद 26(2) में उन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए बालकों की, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो मौलिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों के आदर को सुदृढ़ कर सके। साथ ही शिक्षा विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न प्रजातियों या धार्मिक समूहों के मध्य आपसी समझ, सहनशीलता, मित्रता को प्रोत्साहित करने वाला एवं इससे आगे शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों को सुदृढ़ करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विश्वव्यापी बाल अधिकारों से संबंधित और बच्चों की शिक्षा की दिशा से संबंधित बात कही कि वो इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बताया अपने 1948 के घोषणा पत्र में कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य एक मनुष्य में या विद्यार्थी में जो मानवता के सारे गुण होते हैं उनको संपोषित करना या उनका विकास करना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होना चाहिए। जी। अब आते हैं जो आपने बात की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। जी। ये जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया और ये प्रभावी हुआ 1990 में। तो यूएनसीआरसी में, चूँकि पूरा यूएनसीआरसी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 29 में ये वर्णन है कि बालकों में व्यक्तित्व, उनकी मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को उनके उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख होगी उनकी शिक्षा। मतलब कि उनका सर्वांगीण विकास कर सके ऐसी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। यूएनसीआरसी ने ये कहा कि सभी सदस्य राष्ट्र इससे सहमत होंगे कि बालकों की शिक्षा की दिशा जो है उसके कुछ डायरेक्शन उन्होंने तय किए कि बालकों की शिक्षा की दिशा कैसी होनी चाहिए। तो उसने पहला बताया कि बालकों के व्यक्तित्व, उनकी मेधा एवं समस्त शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को उच्चतम स्तर तक विकास की ओर उन्मुख होगी, पहला। दूसरा कि मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विभिन्न सिद्धांतों के आदर की ओर भी उन्मुख होगा। तीसरा जो उन्होंने बताया वो बताया कि बालक के माता पिता के प्रति, अपने सांस्कृतिक पहचान, भाषा एवं मूल्यों के प्रति, उस राष्ट्र के राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जहाँ बालक रहता है अथवा जहाँ बालक का जन्म हुआ है, तथा अन्य सभ्यताएं जो उससे भिन्न हैं के प्रति आदर भाव के विकास की ओर भी बालक की शिक्षा को उन्मुख होना चाहिए। चौथी जो बात उसमें बालक की शिक्षा के बारे में कही गई वो है कि बच्चे को मुक्त समाज में एक जिम्मेदार जीवन के प्रति समझ की भावना, शांति, सहनशीलता, लैंगिक समानता, सभी व्यक्तियों, प्रजातियों, राष्ट्रीय एवं धार्मिक समूहों अथवा आदिवासियों के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव के विकास की ओर भी उन्मुख होना चाहिए। और जो
आखिरी महत्वपूर्ण बात इसमें थी वो ये थी कि बालकों की शिक्षा जो है वो प्राकृतिक वातावरण के प्रति आदर भाव का विकास करने की ओर भी उन्मुख होना चाहिए। ये कुछ बातें यूएनसीईआरसी के आर्टिकल 29 में कही गई कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में, दिशा क्या होनी चाहिए। जी, इस संदर्भ में कही गई तो है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। जी। और मैं ये चाहूँगा कि अध्यापक, चूंकि बालक जो है वो अपना अधिकांश समय, अपने जीवन का अधिकांश समय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में व्यतीत करता है। तो ऐसे में एक शिक्षक, विशेषकर जब हम बालक की बात करें तो हम विद्यालय की ही बात करेंगे। तो ऐसे में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है कि वो कक्ष में या पूरे विद्यालय में बाल अधिकार को संरक्षित करने के लिए वो क्या कर सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गिरीश जी आपका कि क्या कर सकता है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक शिक्षक कक्ष में। उस पर जाने से पहले बहुत संक्षेप में एक बार कुछ प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं कि यूएनसीईआरसी के कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूएनसीईआरसी का अनुच्छेद 6 जो है वो बच्चों को जीवन एवं विकास का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 जो है वो माता पिता का निर्देशन प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 जो है यूएनसीईआरसी का वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय का लिया जाना, इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 12 जो है वो बच्चे के इच्छाओं के आदर की बात करता है। अनुच्छेद 13 जो है वो बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 जो है वो बच्चे को, अनुच्छेद 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कहता है कि बच्चे को उसके अधिकारों का ज्ञान कराएं। बच्चे को भी मानवाधिकारों का ज्ञान, उसके क्या अधिकार हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 11 है उनका अपहरण से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 जो है वो बच्चों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 जो है वो उन्हें शिक्षा का अधिकार, ये दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 28 यूएनसीईआरसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का अनुच्छेद 28 शिक्षा का अधिकार 1989 में 1989 हाँ, हम तो थोड़ा लेट हो चुके हैं शिक्षा का अधिकार अपने यहाँ लागू करने में। यूएनसीईआरसी ने बच्चों के अधिकारों में पहले ही 1989 में ही बता दिया था कि ये बच्चे का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 9 में वर्णन है कि बच्चे को उसकी इच्छा के बिना माता पिता से उसके कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ये कुछ और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो मैंने यहाँ पे यूएनसीईआरसी ने दिए बालकों के अधिकार के संदर्भ में जो उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल। इसके बाद एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी बात कही गई है। बहुत ही आवश्यक तत्व है हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 47 पोषण के स्तर को बढ़ाने की बात करता है कि बच्चे को उपयुक्त मात्रा में पोषण मिलना चाहिए, ऐसा राज्य व्यवस्था करें। और इसी की वजह से आईसीडीएस स्कीम और आईसीपीएस स्कीम पूरी कंट्री में चल रही है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये दोनों कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए। जी। आर्टिकल 45 जो है हमारे संविधान का, वो आरंभिक शैशवावस्था अर्थात 6 साल की आयु तक बच्चों की देखभाल की बात करता है। आर्टिकल 23 जो है वो बंधुआ मजदूरी से बालकों को बचाता है, निषेध करता है। हाँ, हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है जो प्रसिद्ध हो चुका है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान करता है। हमारे संविधान का 19(1) जो अनुच्छेद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 20 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। ये कुछ प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए गए या राष्ट्रीय स्तर पे किए गए। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यूएनसीईआरसी का जो अनुच्छेद 42 है वो बच्चों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराने की बात करता है कि बच्चों को भी उनके अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा भी ये मानना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार है क्या,
तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमें अपने अधिकार मिल रहे हैं या उनका नहीं मिल रहे हैं, उनका या हनन किया जा हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई बच्चा चांद का खिलौना तभी मांगता है जब वो जानता है कि चांद है। जी अगर उसे यही नहीं पता है कि चांद भी है तो कैसे कहेगा कि मुझे चांद का खिलौना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार, पहले तो मालूम होना चाहिए कि उसके अधिकार हैं, फिर उसको मालूम होना चाहिए कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, और फिर उसको मालूम होना चाहिए कि इन अधिकारों के हनन पे क्या किया जा सकता है, मुझे किससे सहायता लेनी मिल सकती है। तो ऐसे में आपका जो प्रश्न था कि शिक्षक क्या कैसे मदद कर सकता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न ये कि एक शिक्षक जो है वो बच्चों का रोल मॉडल होता है। तो सबसे पहले तो शिक्षक की भूमिका यहाँ से शुरू होती है कि वह मानवाधिकारों के प्रति खुद जागरूक हो, बाल अधिकारों के प्रति खुद जागरूक हो, और खुद जागरूक होकर रह जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने विद्यालय के स्टाफ को या फिर बच्चों को, सबको मानवाधिकारों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करे। जो दूसरा काम एक शिक्षक कर सकता है वो ये है कि वो बच्चों को अधिकारों की रक्षा के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है, बन सकता है। अगर बच्चे ये देखेंगे कि हमारा जो शिक्षक है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है, और अगर बच्चे जागरूक होंगे कि ये उनके अधिकार हैं, तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हों और शोषण से एक हद तक अपना बचाव ना कर सकें। इसका कोई कारण नहीं है। सबसे पहले तो शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होना होगा, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि साथ ही शिक्षकों के लिए भी, और कह लीजिए कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण हो सकता है, इसका ध्वजवाहक हो सकता है बाल अधिकारों के संरक्षण का। इसके अलावा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए ये प्रयास किए जा सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ टीचर एजुकेशन का जो कार्यक्रम है जितना भी है उनमें शामिल किया जाना चाहिए बाल अधिकारों के बारे में, उनमें पाठ्यक्रम में वो क्या हैं और उनके हनन के सूरत में क्या किया जा सकता है, एक शिक्षक कैसे लोगों को जागरूक बना सकता है, ये सारी चीजें अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बाल अधिकारों को स्थान दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि यूनिसेफ ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने बिल्कुल सरल तरीके से, वो डॉक्यूमेंट बच्चों के लिए तैयार किया गया है, उनको ये बताने के लिए कि बच्चों के अधिकार क्या है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में तैयार किया गया है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों को लक्ष्य करते हुए वो तैयार किया गया है। हम अगर चाहें तो हम भी ऐसे ही बाल अधिकारों के प्रति सरल एवं सुगम बच्चों के लिए निर्मित सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे आजकल कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो हम कार्टून के माध्यम से बाल अधिकारों के विषय में उन्हें बताएं, हम उस पर आधारित कुछ कार्टून्स बनाएं। ये जो सारे अलग अलग कार्टून्स चल रहे हैं, डोरेमोन चल रहा है, वो स्पाइडरमैन चल रहा है, इन कैरेक्टर्स का यूज करते हुए उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके अधिकार कौन से हैं। या फिर हम कॉमिक बुक, चित्रकथाओं में भी बच्चों की बहुत रुचि होती है, बिल्कुल, तो चित्रों के माध्यम से भी हम उन्हें बता सकते हैं। हमें ऐसे रचनात्मक तरीके ढूंढने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से हम बच्चों को ये बता सकें कि ये आपका अधिकार है। वीडियो गेम्स भी बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चे वीडियो गेम्स में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल, मोबाइल में हर बच्चा जो है वो मोबाइल से अटैच्ड है या मोबाइल डिवाइसेज से अटैच्ड है। तो ऐसे में मानवाधिकारों के संरक्षण पे जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, इस प्रकार का गेम बनाया जा सकता है कि मानवाधिकारों का संरक्षण आपने किया तो आप सीढ़ी से ऊपर चले जाइए, नहीं किया नीचे आ जाइए। तो कहने का मतलब कि हमें नए प्रयास करने होंगे, हमें नए तरीके ढूंढने होंगे, जिससे हम बाल अधिकारों के संरक्षण की बात विद्यार्थियों तक उनकी भाषा में सहजता के साथ बता सकें कि ये आपके अधिकार हैं। जी। इसके अलावा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए सेल्फ पेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल डेवलप कर सकते हैं कि कोई अगर चाहता है उसके बारे में जानना तो वो ऑनलाइन जाए, जब इच्छा हो उसकी तब पढ़े, और जैसे ही पूरा होता है अगर वो 90% 80% जो भी हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है वो अगर स्कोर कर लेता है तो उसको इमीडिएट जो है सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। जैसे आजकल वो मॉक चल रहा है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, इस तरह से भी हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस संदर्भ में इनका अच्छा प्रोग्राम, अपना डीएलएड प्रोग्राम भी एक उदाहरण है। अपना डीएलएड प्रोग्राम भी
मूडल और मूक बेस्ड ही ऑनलाइन लर्निंग है पे और बेस्ड है। इसमें भी बाल अधिकारों की बात हम लोग बाल अधिकारों की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन और भी सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं जो किसी प्रोग्राम का हिस्सा न हो, इंडिपेंडेंट हो, कि बाल अधिकारों की सुरक्षा, या इंडिपेंडेंट कोई एक कार्यक्रम ही पाठ्यक्रम ही एक बना सकते हैं हम इस प्रकार से एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम की ही रचना कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है वो मानवाधिकारों एवं बाल अधिकारों के प्रति बच्चे के माता पिता को जागरूक कर सकता है, क्योंकि हर पेरेंट टीचर मीटिंग में उसकी मुलाकात होती है माँ बाप से। इसके अलावा जो काम कर सकता है टीचर वो है कि कभी भी अगर वो बाल शोषण या यौन शोषण का लक्षण किसी विद्यार्थी में देखता है तो उसको उस पर त्वरित ध्यान देना चाहिए। उस बच्चे को विश्वास में लेकर के ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या उसके साथ ऐसी कोई समस्या है, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका त्वरित रेक्टिफाइंग मेजर जो है उस शिक्षक को लेना चाहिए। इसके अलावा बाल अधिकारों पर केंद्रित शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है विद्यालय में, जैसे स्किट, नुक्कड़ नाटक, किसी प्रकार का प्ले, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, डिबेट कॉम्पिटिशन, पाठ्यसागामी क्रियाओं का भी उपयोग हम बिल्कुल कर सकते हैं। इस बाल अधिकारों के प्रति बच्चों को अवेयर करने के लिए, शिक्षकों को अवेयर करने के लिए, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक जो काम कर सकते हैं वो है कि वो शिक्षक अभिभावक संबंधों को सुदृढ़ करें, ताकि अभिभावक उनसे कुछ न छुपाएं, बच्चा न अभिभावक से कुछ छुपाए, न टीचर से कुछ छुपाए। तो बहुत हद तक हम बच्चों को उनके प्रति किए जा रहे अपराधों से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, और इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है, और हमारा देश भी जो है बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सकता है, जहाँ पे कि बच्चे अपने संपूर्णता में ग्रो कर सकते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। डॉक्टर साहब, बाल अधिकारों के संदर्भ में चर्चा करते समय आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की, जिसमें आपने मुख्य रूप से बाल अधिकार के विषय में हमें बताया कि बाल अधिकार हैं क्या, जेनेवा घोषणा पत्र में बाल अधिकारों की क्या बात कही गई है, UNCRC ने क्या कहा है, फिर 1948 में जो घोषणा पत्र आया संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें उन लोगों ने क्या कहा, ये सारी बहुत सारी आपने बातें बताई। साथ में एक अध्यापक बाल अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में क्या कर सकता है, इस पर आपने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की, और निश्चय ही ये चर्चा जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभान्वित होगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। NIOS के जरिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है।
वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है। हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।